चलिए आज हम लोग वेरी गुड केमिकल बॉन्ड शुरू करेंगे। इनऑर्गेनिक को मजबूत करना है तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड। जी, केमिकल बॉन्ड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे, देखिए क्रैश कोर्स है तो सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड जल्दी जल्दी लिखिए। द बॉन्ड which is formed by complete transfer of electron between two combining atom। सारे लोग ध्यान दें, टू कंबाइनिंग एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। तो ये सबको मालूम है। आयनिक बॉन्ड की पहचान है मेटल और नॉन मेटल के बीच में, लेकिन देखिए डिफिनेशन तो सबको मालूम है। अब आपसे ऑप्शन में पूछेगा, 4 ऑप्शन देकर, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन, टॉपिक डालिए कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, और 4 ऑप्शन लिख देगा कि बॉन्ड बनाने, आयनिक बॉन्ड बनाने की क्या कंडीशन है। समझ बात आ रही ना सबको? तो देखिए सबको क्लियर दिख रहा होगा अल्हम्दुलिल्लाह। आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशन, तो देखिए कोई भी पूछे आयनिक बॉन्ड की क्या पहचान है तो आप कहेंगे मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में बनता है। लेकिन कंडीशन जब पूछे तो पहला काम कहेंगे लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों? हाँ, लो आयोनाइजेशन एनर्जी। क्यों लो आयोनाइजेशन एनर्जी? जितनी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी रिएक्टिविटी बढ़ेगी। लो आयोनाइजेशन एनर्जी, एनएम का मतलब नॉन मेटल, मेटल प्लस एनएम का मतलब नॉन मेटल। हाँ चलिए सब लोगों ने लिख लिया। अब आइए कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, लो आयोनाइजेशन। लो आयनिक बॉन्ड, कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, पहला कंडीशन लो आयोनाइजेशन एनर्जी। आप पीरियोडिक टेबल में पढ़ चुके हैं, जितनी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो रिएक्टिव मेटल होगा। दूसरा हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा हो तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी पहचान है? रिएक्टिव मेटल की। हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी पहचान है? नॉन मेटल की। तीसरा है लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। अब लैटिस एनर्जी क्या है वो हम बताएंगे। कोई भी पूछे आयनिक बॉन्ड की कंडीशन बताएं तो ज्यादातर लोग यही कहते हैं कि मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए, ये सब वो सब होना चाहिए। नहीं, 3 कंडीशन लो आयोनाइजेशन, और चौथा ऑप्शन दे देगा ऑल ऑफ द एबव। तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी, हाई नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी पर अभी डिस्कशन होगा कैसे कंपैरिजन करते हैं। सारे लोग बताएं यहां तक सबको समझ में आया? जल्दी बताइए, सबको समझ में आया? साफ साफ दिखा? जल्दी बताइए, सबको दिखा? वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं रिपीट करूं? ए अल्लाह, मैं क्या रिपीट करूं? मैंने ये कहा आयनिक बॉन्ड क्या होता है वो तो सबको मालूम है। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? कोई पूछे आयनिक बॉन्ड बनाने की कंडीशन तो मोस्टली स्टूडेंट यही कहते हैं एक मेटल और एक नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल तो याद रहना ही चाहिए, ये पहचानने का तरीका है। लेकिन कंडीशन बोलेंगे लो आयोनाइजेशन एनर्जी, लो का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन आसानी से लॉस करेगा।
दूसरा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होनी चाहिए, मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तीसरा, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। लैटिस एनर्जी क्या होती है वो हम पढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए सारे लोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। कंसेप्ट ऑफ लैटिस एनर्जी। लैटिस का मतलब ही होता है सॉलिड। तो यहां पर सारे लोग लिखिए, द अमाउंट ऑफ एनर्जी, amount of energy released for the formation of 1 mole of solid। solid का मतलब यही आयनिक कंपाउंड। from gaseous ion, from gaseous ion, gaseous ion से बॉन्ड, जैसे Na+ है, Cl- है, गैसेस आयन है, दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, NaCl सॉलिड बनाया। अभी इस पर क्वेश्चंस देंगे हम आपको, सब समझ में आ जाएगा। इसी को लैटिस एनर्जी कहते हैं। गैसेस आयन से आयनिक कंपाउंड बनाने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको गैसेस आयन कहते हैं, लैटिस एनर्जी कहते हैं। अब आइए कि हम लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करेंगे। पहले बताइए, डिफिनेशन सबको समझ में आई? डिफिनेशन सबको समझ में आया? जल्दी बोलिए, डिफिनेशन सबको समझ में आया? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज और द, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, थैंक यू, थैंक यू, बहुत अच्छे आदमी हैं आप लोग, बहुत जल्दी समझ में आता है आप लोगों को। ठीक, थैंक यू। अब आइए, जो असल है क्वेश्चन इस पर आएगा। डिफिनेशन तो मैं जानबूझ के लिखाता हूं, आपको अगर भूल गए तो याद हो जाए। क्वेश्चंस क्या बनेगा इस पर, तो आपको अब देखिएगा, लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन देगा कि हम लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन कैसे करते हैं। तो देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग द लैटिस एनर्जी। तो एक बात खुद गौर से सुनिए सारे लोग, मैंने इसलिए आपको बताया था कि केटायन और एनायन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फिजिक्स पढ़ चुके हैं, दिस इज कूलम्बिक फोर्स। तो याद रखिए, पहला है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। लैटिस एनर्जी चार्ज पर डिपेंड करेगा। जितना Z+ Z- का मतलब हुआ चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा। जितना चार्ज ज्यादा होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। मोर एनर्जी विल बी रिलीज, लैटिस एनर्जी शुड बी हाई। अगर चार्ज सेम हो तो आपने नहीं पढ़ा कूलम्बिक फोर्स में के Q1 Q2 बाई R², तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या लैटिस एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R+ और R- साइज। जितना साइज छोटा होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, मोर स्ट्रॉन्गर आयनिक बॉन्ड बनेगा। दो फैक्टर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। लैटिस एनर्जी किन बातों पर डिपेंड करती है? दो बातों पर, चार्ज की मैग्नीट्यूड पर और साइज पर। जिस तरह पढ़ते हैं F = K Q1 Q2 बाई R², भाई ये चार्ज और साइज। बताइए, सबको समझ में आया किन बातों पर डिपेंड करती है? क्वेश्चन मैं दूंगा कंपैरिजन के लिए। सबसे पहले हम चार्ज निकालेंगे। चार्ज से अगर आंसर, चार्ज अगर सेम रहेगा देन साइज को देखेंगे। मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज इज डोमिनेंट फैक्टर। बोलिए, आया सबको समझ में? थैंक यू, थैंक यू, बहुत तेज है कर आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह।
वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, सेकंड को रिपीट कर दूं? अच्छा, कोई बात नहीं, वेरी गुड। सेकंड है साइज ऑफ आयन। आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा है ना, K Q1 Q2। देखिए पहले तो समझिए लैटिस एनर्जी क्या है। तो मैंने इसलिए बताया था ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जितना केटायन एनायन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, उतना लैटिस एनर्जी भी ज्यादा होगा। तो लैटिस एनर्जी का फैक्टर वही है जो कूलम्बिक फोर्स का फैक्टर है। मतलब ये चार्ज की मैग्नीट्यूड ज्यादा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी भी ज्यादा। वो अच्छा आयनिक कंपाउंड बनाएगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा। दूसरा है कि अगर चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम रहे तो हम साइज को देखेंगे। जितना साइज छोटा होगा, जितना साइज छोटा होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा। तो वही इनवर्सली प्रोपोर्शनल। R प्लस का मतलब केटायन, R माइनस का मतलब एनायन। तो चूंकि दोनों होता है, दोनों को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन से समझ में आएगा। सारे लोग ध्यान दें। जैसे अगर आपको कोई कहे करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी, सारे लोग ध्यान दें। एग्जाम्पल फर्स्ट ये है, आपको दे दिया LiF, B दे दिया LiCl, C दे दिया Li2O। सारे लोग देखें कैसे क्वेश्चन वो करेंगे, सारे लोग सुने। पहला काम चार्ज Z प्लस Z माइनस कैसे निकालेंगे? Li पर +1 होता है तो 1, F पर -1 तो 1 × 1 हम मैग्नीट्यूड लेंगे। उसी तरह Z प्लस Z माइनस 1 × 1 1। सारे लोग ध्यान दें। Li2O में Li पर चार्ज 1 1, ऑक्सीजन पर -2 2, तो कंफ्यूजन दूर करें। दोबारा सुने Li2O को, दोबारा सुने। Li पर चार्ज +1 तो हम 1 ही लेंगे, 1 × 2 नहीं करेंगे, नंबर को नहीं लिया जाता है। चार्ज में जो ओरिजिनल चार्ज वही लेंगे। Li पर +1 तो 1, ये नहीं करेंगे 1 × 2 2, गलत। Li पर +1 1, ऑक्सीजन पर -2 तो 1 × 2 2। अब हम चार्ज की मैग्नीट्यूड C में ज्यादा तो C का ज्यादा। अब इस दोनों में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम साइज को देखेंगे। तो Li दोनों में है। फ्लोरीन और क्लोरीन में मालूम है क्लोरीन की साइज बड़ी है, तो साइज बड़ी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, देयरफॉर A का ज्यादा। सच सच बताइए, आया सबको समझ में? करेक्ट ऑर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी सबको समझ में आया? ए अल्लाह बोलिए। जमीला बानो जल्दी बोलिए। यस, वेरी गुड। नो सर, किसने लिखा नो सर? ए अल्लाह, काश मेरी कौम इस हकीकत को समझ ली होती। यहां देखें, दोबारा मैं समझाता हूं। दोबारा लैटिस एनर्जी के लिए हम पहले चार्ज निकालेंगे। Li पर +1, फ्लोरीन पर -1, तो हम माइनस नहीं लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो 1 × 1। जिनको समझ में नहीं आया वो ध्यान दें। Li पर +1, क्लोरीन पर -1, 1 × 1। Li2O में Li पर +1 तो 1। Li 2 है, हम 2 को नहीं लिखेंगे, 2 को नहीं देखेंगे। हम Li पर जो ओरिजिनल चार्ज है उसी को देखेंगे। Li पर प्लस तो +1, ऑक्सीजन पर -2 तो 1 × 2 2। तो जिस पे चार्ज ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो C का ज्यादा। A और B में चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो हम साइज को देखेंगे। तो साइज फ्लोरीन का छोटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, लैटिस एनर्जी ज्यादा, तो CAP। बताइए, जिन्होंने नो लिखा था उनको समझ में आया?
वेरी गुड, बहुत अच्छे आदमी हैं आप, बहुत अच्छे आदमी हैं। चलिए MgO, C है Li3n। चलिए जल्दी इसका ऑर्डर लिख के दिखाइए, लैटिस एनर्जी का ऑर्डर लिखकर दिखाइए आप लोग। फातिमा नाम की इतनी स्टूडेंट है यहाँ, फातिमा है, फातिमा बानो, फातिमा बतूल एंड फातिमा ज़हरा, a lot of फातिमा here। बोलिए सबको समझ में आया? ऑर्डर बताइए, ऑर्डर। सबसे ज्यादा लैटिस एनर्जी किसकी है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में बताएं, सबसे ज्यादा किसकी लैटिस एनर्जी? सबसे ज्यादा किसकी? सी। ए लॉट ऑफ थैंक्स आबिदीन भाई, बहुत अच्छे आदमी है आप। मोहम्मद आबिदीन का आंसर आ गया सी। वेरी गुड। फातिमा बानो एंड ज़हरा बतूल एक साथ बैठी हुई हैं क्या? गुलाम हुसैन, वेरी गुड, सबसे ज्यादा। सी के बाद बताइए, सी के बाद किसका? वेरी गुड, मोहम्मद अली, महमूद अली। चलिए सी के बाद किसी ने लिखा ए, सी के बाद बी होगा, बी के बाद ई। देखिए क्यों, यहां पर Z1 Z माइनस क्या 1 इंटू 2 मैग्नीशियम पर चार्ज कितना होता है? 2। ऑक्सीजन पर 2, 2 दूना 4। अच्छा, एक तो सी का आंसर नहीं है, गलत है। सबसे ज्यादा बी का होगा, Z प्लस Z माइनस, Li पर 1 N पर 3। गलत आंसर, सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर ए। Li पर +1 N पर -3, 1 इंटू 3। मैग्नीशियम पर +2, ऑक्सीजन पर 2, 2 इंटू 2 4। हम नंबर को नहीं देखेंगे, Li3 है उसको नहीं देखेंगे। Li पर 1 N पर -3 होता है ना नाइट्राइल। बोलिए आया सबको समझ में? BCA। जिन्होंने सी लिखा था सबका आंसर गलत। बताइए आया सबको समझ में? हाँ वेरी गुड, वेरी, कोई बात नहीं, गलती होगी फिर सही हो जाएगा, घबराना नहीं है, सबको आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं आप लोग, अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट, लैटिस एनर्जी का कंपैरिजन में सबसे पहले चार्ज को देखेंगे। एग्जाम्पल 3, Al2O3, B है AlN, C है Mg3n2। चलो लैटिस एनर्जी का ऑर्डर बताओ। एक मिनट, एक मिनट, ए में आप ये ले लीजिए, सुनिए, एक मिनट, ए में आप ले लीजिए, आपके पास है CaO। चलिए आप क्वेश्चंस को बना के देखिए।
BCA। अच्छा, ओके ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। यहाँ देखिए, यहाँ जो चार्ज है मैग्नीशियम पर 2 3 6, यहाँ जो चार्ज है 3 × 3 9, यहाँ जो चार्ज है 2 × 2 4, सबसे ज्यादा बी, फिर सी, फिर ए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है, थैंक यू। देखिए किसी को दिक्कत तो नहीं है चार्ज निकालने में? ओके, एक लास्ट क्वेश्चन कीजिए। KCl NaCl CmGO, करेक्ट ऑर्डर बताइए सारे लोग। हाँ, सबसे ज्यादा हाँ, यहाँ Z + Z - 2 × 2 4, यहाँ Z + Z - 1, Z + Z - 1। चलिए, सबसे ज्यादा C के बाद चार्ज की मैग्नीट्यूड सेम है तो किसको देखेंगे? साइज को बताओ, किसका साइज बड़ा? Cl सेम है, K+ और Na+। K और सोडियम और पोटेशियम को देखो, K के C के बाद B के बाद E, क्योंकि Na+ की साइज छोटी होती है। यस, CBA, Na+ की साइज छोटी होती है K+ से। चलिए, अच्छी बात है। अब आइए सारे लोग ध्यान दीजिए। देखिए, इसके बाद हम आएंगे कोवैलेंट बॉन्ड पर। सारे लोग सुने, पूरी पूरी केमिस्ट्री जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड पर ही डिपेंड करती है। इसमें अब आपको अच्छे से समझना है स्ट्रक्चर वगैरह कैसे बनाते हैं, ये सब आपको जानना जरूरी है। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है ये सबको मालूम है, जो शेयरिंग करके बनता है, ये ओल्ड थ्योरी है। मॉडर्न कंसेप्ट ये है कि ये ओवरलैपिंग से बनता है, जो बाद में पढ़ेंगे। हम कोवैलेंट बॉन्ड की डिफिनेशन तो नहीं लिखाएंगे, जो शेयरिंग से बनता है सबको मालूम है। इसमें एक वर्ड है कोवैलेंसी। कोवैलेंसी क्या होता है? चलिए इसको लिखते हैं। देखिए, इट इज डिफाइंड एज कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एटम, combining capacity of atom, combining capacity of atom, which depends upon number of unpaired electron in ground state और इन वो मैं बताऊंगा, ये तो मैं डिफिनेशन लिखाया हूं। कोवैलेंसी का मतलब कंबाइन करने की टेंडेंसी। अब आपको एक एक एलिमेंट का याद होना चाहिए जो मैं आपको समझा रहा हूं, सारे लोग समझिएगा। कोवैलेंसी का मतलब सुनिए, यहां पर मैं एलिमेंट लिखता हूं और यहाँ कोवैलेंसी, ये आपको आइडिया होना चाहिए।
जैसे बोरॉन है, ग्रुप 13 एलिमेंट, तो बोरॉन और एल्यूमिनियम, इसकी कोवैलेंसी, बोरॉन की कोवैलेंसी कोई पूछेगा तो बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? 3, इन सम केसेस 4 भी। 4 कैसे? देखिए BF4 माइनस, तो 4 बना सकता है। बोरॉन की कोवैलेंसी 3 या 4। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb की कोवैलेंसी 4, 4 से ज्यादा नहीं हो सकता। नाइट्रोजन की कोवैलेंसी 3 या 4, एक एक पर मालूम होना चाहिए। अब आइए फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी 3, 4B या 5B। 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 5 से ज्यादा नहीं होगी। ऑक्सीजन की कोवैलेंसी 2 या 3। अब ध्यान दीजिएगा, अगेन वही है, एलिमेंट है, कोवैलेंसी है। सल्फर, सेलुरियम, टेलुरियम 2, 4, 6। फ्लोरीन का 1, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का 1, 3, 5, 6। ये कोवैलेंसी आपको याद होना चाहिए, 7 से ज्यादा नहीं हो सकता, 17 का, 16 का 6 से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन ऑक्सीजन का 2 या 3 है, फास्फोरस का 3, 4, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। सबको समझ में आ गया ये कोवैलेंसी? इसका इस्तेमाल आगे होगा। अब सुनिए अच्छे से ध्यान देकर, कोवैलेंसी का वर्ड लिख लिया सारे लोग? वेरी। अब सुनिए कोवैलेंसी क्या होता है, फिर से दोबारा सुनिए। देखिए आपको एक नया कंसेप्ट क्वेश्चंस में आया है। कोवैलेंसी तो ये है कि बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी। 12th में एक कोवैलेंसी की जगह अब मॉडर्न कंसेप्ट में आया है कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे आप कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ा होगा, वो भी वही बताता है कितना बॉन्ड बनाया। तो आपको कभी कभी कोऑर्डिनेशन नंबर भी पूछ देता है, कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्म में भी क्वेश्चन आएगा, तो वो मैं लिस्ट देता हूं, अच्छे से समझिएगा, खुद सोचिए, ध्यान दीजिएगा। एल्युमिनियम, प्लीज ध्यान दीजिएगा, एल्युमिनियम कितना बॉन्ड बनाता है? 3, लेकिन कहीं कहीं पर ये भी लिखा रहता है AF6 3-, 6 बॉन्ड। ये हुआ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोवैलेंसी भी याद रखना है। अब मॉडर्न कंसेप्ट में, कंडीशन में पूछ देता है, बताओ बोरॉन का कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ। कोऑर्डिनेशन नंबर की भी मीनिंग वही हुई, नंबर ऑफ बॉन्ड बनाना। तो मैं इसका एक लॉजिक देता हूं। अब एक नया कोवैलेंसी की जगह अब एक नया टर्म्स आया है, कोऑर्डिनेशन नंबर। केमिकल बॉन्ड में भी तभी कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, लेकिन केमिकल बॉन्ड में अब देखो पीरियड, गौर से सुनो, पीरियड, सारे लोग ध्यान दें, ये पीरियड है और ये कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर की मीनिंग वही है। सेकंड पीरियड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, ये याद रखो अच्छे से। उसी तरह 3 और 4 की कोऑर्डिनेशन नंबर, 3 और 4th पीरियड की कोऑर्डिनेशन नंबर 5 से ज्यादा नहीं हो सकती, सॉरी 6 से ज्यादा। जैसे SF6, सल्फर की कोवैलेंसी 6 है, ठीक है। एल की मोस्टली स्टूडेंट क्या कहते हैं? 3, लेकिन एल्युमिनियम भी थर्ड पेयर में कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब 6 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना सकता, ये याद रखिएगा। थर्ड आपको ज्यादा थर्ड, लेकिन मैं ये नॉलेज के लिए दे रहा हूं, 5, 6 का 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो कोऑर्डिनेशन नंबर के फॉर्म में अगर आए कि थर्ड
जैसे आपको कोई पूछ दे Al2O3 का कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो, तो आप डायरेक्ट कहिए 6, एल्युमिनियम थर्ड पीरियड में है। तो कोवैलेंसी को आप एक नई टर्म में हम कोऑर्डिनेशन नंबर से भी बताते हैं। बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। कोवैलेंसी को अब मॉडर्न वेज में हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी कहते हैं। यस, वेरी गुड। अब आओ सारे लोग ध्यान दो, टॉपिक डालो, रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर, रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर, रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर। सारे लोग लिखें रूल फॉर ड्राइंग द स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। स्ट्रक्चर जब तक नहीं आएगा आप सही से हाइब्रिडाइजेशन वगैरह नहीं बता सकते। इसको हम 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। केस फर्स्ट ये है, इफ द मॉलिक्यूल, सारे लोग समझे, इफ द मॉलिक्यूल हैविंग ओनली वन सेंट्रल एटम। तो इसमें ज्यादा एग्जांपल नहीं देंगे, ये सब आपको मालूम है। ठीक, बस इसमें एक बात याद रखिएगा कि ऑक्सीजन जब भी अकेला हो तो डबल बॉन्ड, जैसे अगर आपको सारे लोग H3PO4, H3PO3 और H3PO2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप सब लोग लिख के दिखाइए H3PO4 कितना H प्लस रिलीज करेगा, H3PO4 कितना H प्लस रिलीज करेगा, जल्दी बताएं। टेक्स्ट मैसेज करें, H3PO4 कितना H प्लस रिलीज करेगा। इसको कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। इसको कहते हैं फॉस्फोरस, फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरस एसिड। इसको कहते हैं फॉस्फेरिक एसिड। बताइए फॉस्फोरिक एसिड कितना H प्लस रिलीज करेगा, 1, ये अल्लाह 1 करेगा। यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O, OH OH OH, फास्फोरस 5 बॉन्ड बनाता, 3 H प्लस रिलीज करेगा, 3 OH 3 H प्लस रिलीज करेगा। फास्फोरस एसिड P डबल बॉन्ड O, सारे लोग ध्यान दें, OH OH और 1 H, तो ये 2 H प्लस रिलीज करेगा। जितना, गौर से सुने, ऑक्सी एसिड, इसको कहते हैं ऑक्सी एसिड। ऑक्सी एसिड में जितना OH उतना H प्लस। ये H जो है नॉन एसिडिक है, ये नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, H प्लस नहीं देता है, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन। ये आपका नॉन एसिडिक, ये 2 H प्लस देगा। H3PO2 POOH H और H, ये 1 H प्लस देगा, 1 H प्लस रिलीज करेगा। दिस इज एसिडिक हाइड्रोजन। बताइए तो फास्फोरस का सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिए तीनों को। H3PO4 3 OH 3 H प्लस, H3PO3 2 OH 1 H। इसमें पूछ देगा हम तीनों में है, तीनों में 3 हाइड्रोजन, लेकिन ये 3, ये 2, ये 1 H प्लस रिलीज करेगा। बताइए सबको समझ में आया यहाँ पर। एक तो यही आपसे पूछ देगा इसमें कितने OH हैं, कितने H प्लस रिलीज करेंगे। दिस इज ट्राइप्रोटिक, दिस इज ट्राइप्रोटिक, दिस इज डाइप्रोटिक, डाइप्रोटिक, और दिस इज मोनोप्रोटिक। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज मोनोप्रोटिक, दिस इज मोनोप्रोटिक। बोलिए लिख लिया सारे लोगों ने?
सारे लोगों ने लिख लिया? घबराना नहीं, एकदम धीरे धीरे। केमिकल बॉन्ड में बहुत पढ़ना है आपको, पूरा मजबूत कराएंगे, ये सब आपको आना चाहिए। अब आइए आप लोग मुझे NO2 प्लस का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। NO2 प्लस, देखिए NO2 प्लस कैसे बनाएंगे। नाइट्रोजन है, सारे लोग ध्यान दें, ऑक्सीजन किनारे, ऑक्सीजन किनारे। जब भी पॉजिटिव चार्ज हो सेंट्रल एटम पर, ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड। जब भी ऑक्सीजन किनारे, दो लोन पेयर। आपको ये भी पूछ देगा, बताओ NO2 में हाउ मेनी लोन पेयर। ये क्वेश्चन सब आता है, तो 1 2 3 4, 4 लोन पेयर। यही NO2 माइनस रहता तो आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन। नेगेटिव चार्ज जब भी रहे तो सराउंडिंग एटम पर। और याद रखो, सारे लोग सुनते रहना, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आए तो सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन अकेला आए डबल बॉन्ड। 2 लोन पेयर, यहाँ 3 लोन पेयर, नाइट्रोजन पर 1 लोन पेयर, यहाँ कोई लोन पेयर नहीं। बताइए आ रहा है सबको समझ में? एल्ला बोलिए ना। अभी आगे से इंपॉर्टेंट आएगा, जस्ट अभी जस्ट बताइए, ये 2 स्ट्रक्चर सबको समझ में आया अच्छे से? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैं बता देता हूं। एसाइड आयन, एसाइड आयन N3 माइनस, N3 माइनस, N3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जब भी अगर आप भूल जाएं तो याद रखिए, हमेशा NO2 प्लस की तरह आप सब पे डबल बॉन्ड दीजिए। सारे लोग ध्यान दीजिए, डबल बॉन्ड। बीच वाले नाइट्रोजन पर प्लस, 1 पर माइनस। याद रखिए कि जब प्लस है तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का मतलब वन साइडेड शेयरिंग, समझा कि नहीं? और यहां पर आपके पास 1 लोन पेयर, यहां पर भी 1 लोन पेयर, दिस इज कॉल्ड एसाइड। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N नेगेटिव डबल बॉन्ड, प्लस नहीं देंगे यहाँ। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड हटा देंगे तो प्लस डबल बॉन्ड माइनस। तो देखिए नेगेटिव प्लस न्यूट्रलाइज हो गया और एक नेगेटिव बच गया, दिस इज कॉल्ड एजाइड आयन। अगर स्ट्रक्चर भूल जाए तो NO2 प्लस की तरह याद रखिए, प्लस दोनों पर नेगेटिव। जल्दी बताइए, एजाइड आयन सबको समझ में आया? एजाइड आयन सबको समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी बोलें। यस, चलिए अब असल आइए। जी वेरी गुड। एजाइड आयन का स्ट्रक्चर आप NO2 प्लस की तरह करें। भाई सबकी देखिए वैलेंसी कंप्लीट है ना, सिंपल एकदम सिराते मुस्तकीम बना दें, लीनियर शेप, प्लस माइनस दोनों पर दे दें, बस 1 लोन पेयर 1 लोन पेयर। देखिए नाइट्रोजन 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन पर 2 2 4 2 6 2 8, सबकी वैलेंसी कंप्लीट है। चलिए अब असल आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, केस सेकंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मॉलिक्यूल हैविंग 2 सेंट्रल एटम का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो इसमें एक बात सारे लोग ध्यान दो, जो कहते हैं रिपीट करने के लिए यहां ध्यान दें। इफ द मॉलिक्यूल, सारे लोग देखो, इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 सेंट्रल एटम, 2 सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम usually ऑक्सीजन प्रेजेंट। इस पर मैं एक ऑब्जेक्टिव भी दूंगा, 2 ऑब्जेक्टिव। प्रेजेंट इन ऑड नंबर, और से सुनो अच्छे से। मॉलिक्यूल में ये सब ट्रिक सब याद रखो, मॉलिक्यूल में 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, देन डायरेक्ट ड्रॉ करने का तरीका,
then linkage is given by AOA. What is A? A का मतलब सेंट्रल एटम। पहले ये लिख लो फिर मैं समझाऊंगा। जैसे ही इस तरह का है तुम AOA ड्रॉ कर लो, उससे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं। सर इस पर क्वेश्चंस कैसे आते हैं वो हम अभी आपको सिखाएंगे। AOA, लेकिन याद रखो एक्सेप्ट एक को छोड़कर, N2O3 को छोड़कर, AOA N2O3 में लागू नहीं होगा। N2O3 दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड में है, तो यहाँ AOA नहीं होगा। N2O3 को छोड़कर तमाम में दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड में हो, तो AOA ड्रॉ करना। इसका मतलब मैं भी समझाऊंगा, पहले सारे लोग लिख लें। लिख लिया सारे लोग, बताइए। यस, अब देखो सारे लोग ध्यान दो। जैसे तुम्हें पूछा N2O5, N2O5, वेरी गुड। देखो कैसे तुमसे क्या पूछ सकता है, N2O5 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन बोलो, तो नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन फार्मूले से निकल ही नहीं सकता। जो भी आप फार्मूला बुक में पढ़ते हैं वो एक सेंट्रल एटम के लिए होता है। अब N2O5 तो देखो दो सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन ऑड नंबर, NON लिख देंगे। प्लीज ध्यान दें, जो लोग रिपीट करने को कहते हैं ध्यान दें। दो सेंट्रल एटम NON। अब 4 ऑक्सीजन बचा, 2 ऑक्सीजन बराबर दोनों तरफ दे दे। ऑक्सीजन किनारे डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन किनारे डबल। हम इसमें डबल नहीं दे सकते, क्यों? अगर डबल देंगे तो नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना लेगा। आपको मालूम है नाइट्रोजन की इक्विवेलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती, इसका मतलब एक में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। लोन पेयर लिख देंगे, लोन पेयर जरूर लिखिए। नाइट्रोजन पर बताइए, स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? दो सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, तो लिंकेज AOA होगा। क्लियर है आपका? बताइए। आवाज आ रही है सबको? जल्दी बताइए। यस, NO2 का स्ट्रक्चर सबको समझ में आ गया? यस।
अब आपको देखिए, सारे लोग ध्यान दीजिए, N2O3 में ऐसा नहीं होगा। अब मैं भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। N2O3 में हम N सिंगल बॉन्ड देंगे, डबल बॉन्ड O इस तरह करेंगे। अब देखिए, जैसे आप देखिए, गौर से सुनिए, बहुत सारे स्ट्रक्चर H4P2O7 आपको पूछ देगा, बताओ फास्फोरस का हाइब्रिडाइजेशन। तो देखिए, फास्फोरस 2 सेंट्रल एटम, ऑड नंबर, तो POP लिख देंगे। सारे लोग देखिए अच्छे से, पहले 6 ऑक्सीजन बचा, 3 इधर 3 इधर, इक्वल बांट देंगे। 4 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन इधर 2 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन किनारे अपने आप आ गया। देखिए आपको आ गया कि नहीं? ये आपका इस तरह स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका, ये सब आपको आना ही चाहिए, वरना फिर प्रॉब्लम होगी। बोलिए, आया सबको समझ में? जल्दी बोलिए। ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? H4P2O7? नो सर, क्या नहीं समझ में आया? नरगिस बानो, ये अल्लाह, 2 सेंट्रल एटम है। इफ मॉलिक्यूल कंटेन 2 सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑड नंबर, देन लिंकेज क्या देंगे? AOA, A का मतलब सेंट्रल, तो POP। जब POP लिख लेंगे तो 6 ऑक्सीजन बचेगा, तो 3 राइट 3 लेफ्ट में दे दीजिए। 4 हाइड्रोजन बचेगा, 2 राइट 2 लेफ्ट में, ऑक्सीजन किनारे हुआ डबल बॉन्ड। जैसे देखें, दोबारा देखें सारे लोग, H2S2O7, सारे लोग देखिए, सल्फर कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितने में? और, तो SOS, जिन्होंने रिपीट करने को कहा था ध्यान दें। अब 6 ऑक्सीजन बचे, 3 इधर 3 इधर, 2 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, 2 लोन पेयर, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर, सल्फर 6 बॉन्ड बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं। सच सच बताइए, अभी भी आया कि नहीं आया? इस पर क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम आपको बताएंगे। आया सबको समझ में? नरगिस बानो आया? यस। किसी को डाउट है अभी भी? जल्दी बोलिए। चलिए, एक पॉइंट और लिखिए, फिर मैं एक ऑब्जेक्टिव देता हूं आपको। एक पॉइंट और लिखिए। बी पार्ट ये है, सारे लोग ध्यान दीजिए। मॉलिक्यूल इफ मॉलिक्यूल कंटेन 2 central atom and usually oxygen present in even number, तो देखिए इवन नंबर, देन लिंकेज कैसे देंगे? देन लिंकेज इज गिवन बाय, इसमें 2 तरीका होगा। सारे लोग ध्यान दें, इसमें 2 तरीका होगा स्ट्रक्चर का। एक है ए सिंगल बॉन्ड ए, इस तरह ड्रॉ कर देंगे, और एक है ए ओ ओ ए। आपको मालूम है ये परऑक्साइड लिंकेज होता है, तो सर ये कब करेंगे? तो मैं इसका ट्रिक्स लिख देता हूं। इफ सेंट्रल एटम शोज हायर ऑक्सीडेशन नंबर फ्रॉम इट्स मैक्सिमम, अभी मैं एग्जांपल देके समझाएंगे। फिर से सुनो, अगर मॉलिक्यूल में 2 सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन इवन नंबर में है, तो लिंकेज
स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के दो तरीके, ए सिंगल बॉन्ड ए, जनरली यही रहेगा, लेकिन कुछ केसेस में ए ओ ओ ए होगा। तो कब समझेंगे इस तरह का है, जब सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम से भी हायर शो करे, जैसे सल्फर का +6 तो +7 आ जाए, तो फिर ए ओ परऑक्साइड लिंकेज आ जाएगा। तो पहले ये लिखिए, फिर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जल्दी बताइए, आया सबको समझ में? तो ऑड और दो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो या इवन नंबर में हो, तो इस तरह ड्रॉ करेंगे। बताइए, आ रहा है सबको समझ में? अगर मॉलिक्यूल में दो सेंट्रल एटम हो और यूजुअली ऑक्सीजन प्रेजेंट इन इवन नंबर, अरे मैं पहले अभी फॉर्मूला लिख रहा हूं, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूंगा। पहले तो पॉइंट को तो समझें। द मॉलिक्यूल कंटेन्स टू सेंट्रल एटम, oxygen present in even number, then linkage is given by a single bond A. What is A? A central atom है यहाँ, या नहीं तो AOOA होगा। AOOA कब होगा? जब सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम से हायर शो करे। पहले ये पॉइंट हो गया, अब मैं आपको तरीका सिखाता हूं। जैसे यहां देखें H4, सारे लोग देखें P2O6, प्लीज देखें यहां सारे लोग, कितने सेंट्रल एटम है फास्फोरस? 2। ऑक्सीजन कितने में? इवन नंबर, डायरेक्ट हम ड्रॉ कर दें, P सिंगल बॉन्ड P। कितने ऑक्सीजन है? 6। 3 इधर, सारे लोग ध्यान दें, 3 इधर 3 इधर। इतना आसान है फिर भी नहीं समझ में आ रहा है। 2 सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इवन नंबर 3। अब 4 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर, बराबर बांट देंगे। ऑक्सीजन अकेला, डबल बॉन्ड हो गया H4P2O6। अब इसमें POP लिंकेज नहीं है, P सिंगल बॉन्ड P। POP कब होता? जब ऑक्सीजन ऑड नंबर में होता। जब ऑक्सीजन इवन नंबर में है तो A सिंगल बॉन्ड A सिंगल बॉन्ड A। 6 ऑक्सीजन, 3 इधर 3 इधर, 4 हाइड्रोजन, 2 इधर 2 इधर, ऑक्सीजन अकेला, डबल बॉन्ड। बताइए ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? ये स्ट्रक्चर सबको समझ में आया कि नहीं आया? वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो पहले पॉइंट मैंने लिखाया, मैं एग्जांपल सब दे रहा हूं। दोबारा देखिए, फर्क समझ लीजिए। H4P2O7 होता तो POP आता। फर्क समझिए, जिन लोगों ने नो लिखा था, P2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन 7, तो यहाँ इवन नंबर P सिंगल बॉन्ड P, यहाँ POP, बाकी एज इट इज रहेगा। तो ये फर्क है, ऑड नंबर में AOA होता है। अब समझिए, N2O4, 2 सेंट्रल एटम, ऑक्सीजन इवन नंबर, N सिंगल बॉन्ड N, 2 ऑक्सीजन इधर 2 ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन किनारे डबल, चूंकि नाइट्रोजन की वैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये सिंगल ही बॉन्ड रहेगा। 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। बताइए, आ रहा है सबको समझ में? अरे कुछ तो बोलिए। ठीक है, वेरी गुड। एक ऑब्जेक्टिव देता हूं, आपको इंपॉर्टेंस समझ में आएगा कि ये सर क्यों करा रहे हैं। एक ऑब्जेक्टिव दे रहा हूं, आंसर देंगे।
which of the following having n single bond n? A option N2O4, B option N2O5, C option N2O, D opशन N2O3। एक से ज्यादा आंसर हो सकता है। Which of the following having n single bond n? A, देखिए ए भी आंसर है और डी भी आंसर है। हमने कहा था ना दो सेंट्रल ए भी होगा डी भी होगा। वेरी गुड। हाँ, ए बी डी बी। एक्सेप्शन में लिखवाया था ना N2O3 में ऑड तो है लेकिन NON नहीं रहेगा। अच्छा, N2O का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का तरीका ये है, ये याद रख लीजिए, प्लस और माइनस N2O। तो N2O में कोई कहेगा N बॉन्ड N, नहीं, N डबल बॉन्ड N आ गया। N सिंगल बॉन्ड N चाहिए तो N2O4 में भी होगा और N सिंगल। बताइए समझ में आया कि नहीं? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। हाँ, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए, H2S2O8। प्लीज इस स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए। सेंट्रल एटम 2 है, ऑक्सीजन इवन नंबर में है। तो जब ऑक्सीजन इवन नंबर में हो तो ए लिंकेज ए भी होगा और AOOA भी होगा। इस वाले केस में ये वाला केस होगा AOOA। सर कैसे पता चला? तो दिमाग लगाइए। सल्फर का X मान लीजिए 2X, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2, ऑक्सीजन का -8 -16, X is equal to 7। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर 6 होता है, यहां देखिए 7 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें SOOS होगा। जब भी ऑक्सीजन इवन नंबर में हो तो जनरली ए सिंगल बॉन्ड ए होता है, लेकिन कुछ जगहों पर क्या हो जाएगा, वहां सेंट्रल एटम अपने मैक्सिमम से। सर तो कैसे पता चलेगा? अब ऑक्सीडेशन नंबर, यानी लॉजिक ये है कि इवन नंबर में सेंट्रल का आप ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए, मैक्सिमम हो या उससे कम हो तो ए सिंगल बॉन्ड ए होगा, मैक्सिमम से हायर आ जाए तो ए होगा। अब आपके पास 6 ऑक्सीजन बचा तो 3 इधर 3 इधर। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इस तरह पूछेगा। OH डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। बताइए ये स्ट्रक्चर आया कि नहीं समझ में? सच सच बताइए, सबको समझ में आया? तो जब इवन नंबर में रहे, हाँ, फर्क समझ लीजिए, H2S2O6 तो यहाँ तो S सिंगल बॉन्ड S होगा, लेकिन यहाँ इवन नंबर है लेकिन SOA आ रहा है। क्यों? परऑक्साइड लिंकेज। सल्फर का 6 से ज्यादा आ गया तो समझ जाइए परऑक्साइड लिंकेज होगा, AOOA। ये सब ट्रिक्स याद रखिए केमिस्ट्री में। चलिए एक और ऑब्जेक्टिव करके दिखाइए आप। मिटा दूं इसको? लिख लिया सारे लोगों ने? यस। एक क्वेश्चन है, लिखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग
Which of the following had POP linkage? A option H4 P2O6, H4 P2O5, H4 P2O7, H4 P2O8। POP लिंकेज किसमें होगा, जल्दी बोले। POP linkage, A is the correct answer। P2O8 में POP हो जाएगा, इस तरह का होगा। इसमें तो POP का यहाँ P-O-O है ना, तो ए आंसर ए, बाकी में ई ऑड नंबर। अच्छा POP गलत, सॉरी फॉर दैट। POP एक POP तो बी में होगा और सी में होगा, सॉरी फॉर दैट। POP तो इसमें ना होगा, देखिए दो सेंट, हाँ बी और सी, वेरी गुड, बी और सी ऑड नंबर में है तो AOA लिंकेज होगा। बी और सी इज द करेक्ट आंसर। हाँ वेरी गुड, BC, वेरी गुड। तो सारे लोग बताइए, दो सेंट्रल एटम का ड्रॉ करने आ गया सबको, वेरी गुड। अब आइए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपके सिलेबस में है कि इनऑर्गेनिक, हाँ सारे लोग सुनिएगा इसको। हाँ, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोज्ड चेन कैसे बनेगा, क्लोज्ड चेन। तो क्लोज्ड चेन बनने के लिए सारे लोग ध्यान दें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कंडीशन फॉर साइक्लाइजेशन, कहां भाई, तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में साइक्लिक कंपाउंड कैसे बनेगा मैं बताऊंगा, ये 11th एनसीईआरटी में है, बोरैक्स का स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह। तो कंडीशन फॉर साइक्लाइजेशन को लो, अब तक पढ़ा एक सेंट्रल एटम का, क्या क्या क्वेश्चन था भाई, किसने ऑड हाँ, तो प्रीवियस का आंसर बी और सी होगा, जिसमें ऑड नंबर ऑक्सीजन होगा उसमें AOA होगा, तो बी और सी इज द आंसर। प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर बी और सी है। पीओपी लिंकेज उसमें होता है जिसमें दो सेंट्रल एटम हो और ऑक्सीजन ऑड नंबर में हो, यही पूछना था। किसने पिछला क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है सबको, जल्दी बताएं। यस, अच्छा एक ने लिखा नो। नरगिस बानो क्या है प्रॉब्लम, जल्दी बताएं, प्रीवियस क्वेश्चन में क्या दिक्कत है नरगिस। नरगिस आपको समझ में आ गया प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर। नरगिस बानो, प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर क्लियर है, बी और सी। क्यों नहीं क्लियर है भाई, पीओपी किसमें होता है, दो सेंट्रल एटम, ये सिंपल, इतना लॉजिक दे दिया फिर भी क्यों नहीं आ रहा आपको। दो सेंट्रल एटम है, ऑक्सीजन ऑड नंबर में है, स्ट्रक्चर देख लें। यार हम करे भाई, इतना आसान आसान नहीं आता, क्रैश कोर्स है भाई, पागलों की तरह उस वक्त से बक रहा हूं भाई। दो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन इवन नंबर में, ये नहीं आता पीओपी, ये तो ड्रॉ तो कर ही दिया मैंने, मैं 10 दफा ड्रॉ करूं क्या, सब सिखा दिया फिर भी क्या रिपीट कर। क्वेश्चन का ट्रिक्स पर है, ट्रिक्स नहीं लिखा दिया गया क्या। दो सेंट्रल एटम होगा ऑक्सीजन ऑड नंबर में तो AOA लिंकेज होगा। लाहौल वाला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। यहां देखें सारे लोग, कंडीशन फॉर साइक्लाइजेशन, इसको समझें इसको समझें।
पॉइंट को समझें सारे लोग अच्छे से। क्लोज चेन कब बनेगा, ध्यान दें। इफ द मॉलिक्यूल कंटेन्स मोर देन 2 सेंट्रल एटम, अगर मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, प्लीज सारे लोग ध्यान दें, जिस मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल, अब तक था 1 और 2 का, तो वहां क्लोज चेन बनेगा। दूसरा सराउंडिंग एटम, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, सराउंडिंग एटम शुड बी इक्वल और ग्रेटर देन, इनऑर्गेनिक में यही सब है हर जगह, ग्रेटर देन सेंट्रल एटम। और से सुने, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोज चेन कब बनेगा, जब मॉलिक्यूल में 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो और सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा हो या बराबर हो। इस ये 2 कंडीशन को जो फॉलो करेगा वहां क्लोज चेन बनेगा, क्लोज चेन। मैं एग्जांपल दूंगा, इसमें एक नोट है, एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल, एबव रूल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सोएनायन। ऑक्सोएनायन का मतलब हुआ S4O6 ये सब वगैरह। इसमें साइक्लिक नहीं लगेगा चूंकि एनायन हो गया। साइक्लिक के लिए चार्ज नहीं होना चाहिए, 2 सेंट्रल एटम हो, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम हो, सराउंडिंग एटम सेंट्रल से ज्यादा या इक्वल हो, वहां क्लोज चेन बनेगा। मैं बताऊंगा एनसीईआरटी में कहां पर ये सब है, जल्दी लिखें सारे लोग, जल्दी लिखें, एग्जांपल देके समझाएंगे। खासकर नरगिस बानो अच्छे से समझें पॉइंट। ठीक, अब ध्यान दीजिए प्लीज सारे लोग देखिए। जैसे एग्जांपल फर्स्ट S3O9 है, S3O9 आपको सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ सकता है, कह सकता है कितने SOS लिंकेज हैं, सिग्मा पाई कितने हैं। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर ना है, तो सारे लोग देखिए, आप लोग 3 सेंट्रल एटम है, मतलब 2 से ज्यादा है, और सराउंडिंग एटम सेंट्रल से ज्यादा है, तो समझ जाएंगे क्लोज चेन बनेगा। अब क्लोज चेन, अब 3 सेंट्रल है, अब आप ट्रायंगल बना लीजिए, जैसे तैसे रख दीजिए। अगर आपको ये बात मालूम नहीं होगा कि क्लोज चेन बनाएगा, वरना स्टूडेंट तो इसको अरेंज करने में ही परेशान हो जाते हैं। तो याद रख लीजिए, 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम क्लोज चेन। अब ऑक्सीजन को लगा दीजिए, सल्फर की वैलेंसी 6, तो 2 ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल, ऑक्सीजन किनारे डबल। प्लीज सारे लोग देखिए, सल्फर अपना 6 बॉन्ड बना रहा है, 2 2 4 1 5 और 1 6। अब आपके पास 3 ऑक्सीजन बचा, दिस इज स्टाइल, या बस इस दोनों, दिस इज हो गया S3O9। हाउ मेनी SOS लिंकेज, 3। सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा 1 सिग्मा। एवरी सल्फर इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर 2 लोन पेयर। पहले बताइए स्ट्रक्चर सबको समझ में आया? मैं एक दफा रिपीट कर देता हूं, दोबारा सुने सारे लोग, एक दफा और समझिए। तो यही सब केमिकल बॉन्ड में आना चाहिए। 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है, क्लोज चेन होगा। तो आप अपने मन से जैसे तैसे रख दिया, सर्किल ट्रायंगल बना लीजिए। 6 ऑक्सीजन है, आपको मालूम है ऑक्सीजन किनारे डबल। अब देखिए ऑक्सीजन अब ज्यादा बॉन्ड नहीं, सल्फर ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता,
सल्फर की बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई। तो अब ऑक्सीजन कहाँ रहेगा? रहने का एक ही जगह है। अब इसको मिटा के लिख दीजिए। बताइए सबको समझ में आया? S3O9 प्लीज जल्दी बोलिए, आया सबको समझ में? गुड। एग्जाम्पल 2, एक स्टूडेंट ने रिपीट लिखा है, वो इस एग्जाम्पल में ध्यान दे रहे। 10 दफा भी समझा दिया जाए, कुछ स्टूडेंट को आता ही नहीं है समझ। यहां देखें सारे लोग प्लीज, 4 फास्फोरस है, मतलब 2 से ज्यादा सेंट्रल एटम है। सारे लोग देखें, जिन्होंने एक स्टूडेंट ने रिपीट लिखा था वो इस क्वेश्चन से समझें। सराउंडिंग एटम सेंट्रल से ज्यादा है, तो हम समझ जाएंगे कि क्लोज चेन बनेगा। 4 फास्फोरस है, आप स्क्वायर बना लें। दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, सेंट्रल एटम 2 से ज्यादा है, सराउंडिंग सेंट्रल से ज्यादा है, हम समझ जाएंगे क्लोज चेन है। अब आप जैसे भी करें लेकिन क्लोज चेन बना। फास्फोरस कितना बॉन्ड बनाता है? 5। सब पर एक एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O करके दे दीजिए। क्लियर है यहां तक? अब आप 10 ऑक्सीजन है तो बस इस दोनों के बीच में ऑक्सीजन लगाइए। सारे लोग ध्यान दीजिए अच्छे से। 4 4 8 हो गया। फास्ट अभी भी 2 ऑक्सीजन बाकी है तो कोई बात नहीं है, ये लिंकेज दे दीजिए। अब यही स्टन बुक में दिखता है तो बड़ा टफ नजर आता है, कैसे बना होगा? क्लोज चेन। दोबारा आई रिपीट, दोबारा देखें सारे लोग, क्लोज चेन बना। पहले आप इस तरह ड्रॉ कर दें, एक और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं रिपीट खुद कर करके बता रहा हूं। 10 ऑक्सीजन है, आप यहाँ 4 ऑक्सीजन यहाँ लगा दिया, टोटल कितने हो गए? 8। फास्फोरस अभी भी एक बॉन्ड बनाना बाकी है, 4 4, तो क्या कर दीजिए? बॉन्ड दे दीजिए, बस लिंकेज हो गया। तो हाउ मेनी पीओपी लिंकेज? 1 2 3 4 5 6 पीओपी लिंकेज। हर फास्फोरस देखिए 5 बॉन्ड बना रहा है। बताइए सबको समझ में आया? अब देखिए P4O6, आप क्या कीजिए भाई, 4 है, सारे लोग देखिए अगेन क्लोज चेन होगा, आप इस तरह बना लेंगे। ये भी ध्यान देना है, 4x - 12 0 x is equal to 3, यानी फास्फोरस का +3 है, मतलब फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि ऑक्सीजन 6 है। 1 2 3 4 5 6। देखिए हर फास्फोरस 1 2 3 1 2 3, यहाँ पर डबल बॉन्ड नहीं दिया जा सकता क्योंकि फास्फोरस की वैलेंसी 5 हो जाएगी और +5 हो जाएगा। इससे पहले P4O10 में देखिए 4x - 20 0 x = +5,
यहाँ x इज इक्वल टू +3 है, तो देखिए सब पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट 3 ही बॉन्ड बनाएगा। यहाँ p डबल बॉन्ड और नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए, फास्फोरस यहाँ 5 बॉन्ड नहीं बना रहा, ये सबको समझ में आया? फास्फोरस 3 ही बॉन्ड बना रहा, क्यों? फास्फोरस +3 है। यस, फास्फोरस +3 है। वेरी गुड, वेरी गुड। अब देखिए, आज इतना ही। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, फजान्स रूल और स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का और तरीका सब बताया जाएगा, इतना पढ़ लें। मॉलिक्यूल में अगर 2 सेंट्रल एटम हो, ऑक्सीजन इवन नंबर हो, तो क्या होगा? 2 सेंट्रल एटम है, ऑड नंबर में है, तो क्या होगा? साइक्लाइजेशन। आज मैंने एक्स्ट्रा, कल मैं साइक्लाइजेशन का वो एग्जांपल दूंगा जो एनसीईआरटी में है। समझा कि नहीं? आज इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।